नमस्कार, माय नाइन की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और इस खास चर्चा में जो विषय है जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है एफआईएस की खरीदारी, यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार भारतीय बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। क्या है इस खरीदारी की वजह, इसके मायने क्या हैं, क्या ये खरीदारी आगे भी जारी रह सकती है और इससे हमारे बाजारों के लिए अब किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इसी के ऊपर आज खास तौर पे हम फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए कि 9 अप्रैल से आप देखेंगे तो भारतीय बाजारों में लगातार एक तरफा खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला है। आज 7वां दिन है जब भारतीय बाजारों में खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। 7 दिनों में आप देखेंगे तो 22,400 वाला निफ्टी 24,300 पर पहुंच गया, यानी कि 1900 अंकों से ज्यादा का उछाल हमने निफ्टी में बनता हुआ दिखा है। सेंसेक्स की बात करें तो 80,000 का लेवल भी पार हुआ है। 9 अप्रैल की बात करें तो हम 73,850 के आसपास थे, जो अब 80,000 के आसपास पहुंच गया, यानी कि 6,100 अंकों की रैली हमने 7 दिनों में ही निफ्टी सेंसेक्स में बनती हुई देखी है। सेंसेक्स निफ्टी 9 से 10% और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो 11% से ज्यादा का उछाल दिखा चुके हैं। इसी तरह निफ्टी बैंक की बात करें तो 2 दिन से लगातार रिकॉर्ड हाइज बन रहे हैं। आज तो हमने 56,000 का लेवल भी बैंक निफ्टी पर पार कर दिया था। अब ये हो क्यों रहा है? देखिए, जो ट्रेड वॉर चल रहा है दुनिया भर में, उसके जो रीएलोकेशंस हो रहे हैं उसी का इंपैक्ट हमने इंडियन मार्केट्स में बनता हुआ दिखा है। पैसा यूएस से निकलकर उभरते बाजारों में, इंडियन मार्केट्स में और बाकी देशों में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा पिछले 5 दिन से भारतीय बाजारों में एफआईएस की जो खरीदारी है वो भी लगातार होती हुई नजर आ रही है। एफआईएस की ओर से देखें तो पिछले 5 दिन में करीब करीब 18,000 करोड़ रुपए की खरीदारी का नंबर ऑलरेडी कैश सेगमेंट में देखने को मिल चुका है। 15 अप्रैल से एफआईएस की ओर से लगातार खरीदारी हो रही है। 9 अप्रैल वो दिन था जब पॉज लगा था 90 दिन के लिए ट्रंप साहब की ओर से, और वहां से इंडियन मार्केट्स चलना शुरू हुए और 15 तारीख से एफआईएस की इंडियन मार्केट्स में वापसी हुई है और 15 तारीख से जो लगातार खरीदारी हो रही है उसमें $2 बिलियन, 2 अरब डॉलर से ज्यादा की खरीदारी ऑलरेडी एफआईएस की ओर से देखने को मिल चुकी है। 5 दिन के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 5 दिन में कहां 15 अप्रैल को आप देखेंगे 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खरीदारी का नंबर एफआईएस की ओर से देखने को मिला था। वो नंबर अगर आप देखेंगे कल भी खरीदारी के रूप में था 1290 करोड़, तो थोड़ा क्वांटम नीचे ज़रूर आया है, लेकिन आप देखिए पिछले 5 दिन से एफआईएस की ओर से लगातार खरीदारी हो रही है। 2 अरब डॉलर से ज़्यादा की खरीदारी ऑलरेडी आप देखेंगे तो एफआईएस की ओर से देखने को मिल चुकी है। अब खबरें इस तरह से आ रही है कि यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर है वो कुछ सुलझता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है उनकी ओर से बयान निकल के सामने आए हैं। ट्रंप के बीच में ट्रंप और जेरोम पावेल के बीच में जो वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा था वो भी शायद सुलझ सकता है, ऐसी भी घटनाक्रम साफ तौर पे देखने को मिला, जिस वजह से कल यूएस के मार्केट्स में काफ़ी अच्छा हमने खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखा और उससे सपोर्ट लेते हुए आज 7वां दिन है जब इंडियन मार्केट्स में हमने खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखा है और इसमें 5 दिन का सपोर्ट आ रहा है एफआईएस की ओर से, जो कि लगातार खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें अक्टूबर से मार्च के दौरान एक तरफा बिकवाली का जो रुझान है वो एफआईएस के इंडियन मार्केट्स में देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईएस की ओर से हमने बनती हुई दिखी थी। तो अक्टूबर में बिकवाली शुरू हुई, 94,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हमने देखा अक्टूबर के महीने में बनी थी। सितंबर में निफ्टी ने 26,277 का रिकॉर्ड हाई बनाया था और उसके बाद आप देखिए ये बिकवाली के नंबर आप देखिए एफआईएस के किस तरह से देखने को मिले। केवल दिसंबर में एक छोटा सा पॉज हमने देखा था एफआईएस की ओर से, जो बिकवाली का नंबर था वो खरीदारी में बदला था, लेकिन उसके बाद देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च फिर से हमने जो बिकवाली है वो एफआईएस की ओर से लगातार इंडियन मार्केट्स में बनती हुई देखी है। अब अप्रैल महीने में देखिए 5 दिन की खरीदारी हो चुकी है, 18,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी का नंबर है। उसके बावजूद आप देखिए अप्रैल में अभी भी आपको करीब 17,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का नंबर नजर आएगा। यही आंकड़े हैं जो कि यकीन नहीं करने दे रहे हैं एफआईएस की जो वापसी हुई थी दिसंबर में भी और अभी भी जो 5 दिन की खरीदारी है, क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये टिकाऊ है, क्या ये आगे भी जारी रह सकती है? इंडियन मार्केट्स में अब किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या खबरें, क्या क्या न्यूज़ फ्लो है जो कि ज़्यादा डोमिनेट होते हुए दिखेंगे इंडियन मार्केट्स या फिर एफआईएस के मन में, इसी के ऊपर खासतौर पर फोकस करते हैं और इन सवालों के जवाब लेते हैं मार्केट एक्सपर्ट संतोष कुमार सिंह जी से, जो हमारे साथ कोलकाता से मौजूद भी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड आफ्टरनून। थैंक यू संदीप जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। सब पहले तो सर ये जो एक तरफा रैली हमने इंडियन मार्केट्स में देखी है 7 दिन की, उसमें 5 दिन से जो एफआईएस की खरीदारी हो रही है उसका काफ़ी बड़ा योगदान है, तो इसके ऊपर पहले आप अपना कमेंट दे दीजिए, फिर मैं आगे की बातचीत को बढ़ाता हूँ आगे। तो देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ है कि यूएस की अगर जो है वहाँ पर जिस तरह से घटनाक्रम दिख रहे हैं उसमें पहला चीज़ मुझे दिखता है कि डॉलर इंडेक्स, मतलब डॉलर इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज के खिलाफ जो एक इंडेक्स बना है उनकी करेंसीज में। और वहाँ पर काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि यूएस जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग जो उनके हाथ से स्लिप होकर
चाइना के पास चला गया था ड्यू टू द कॉस्ट आर्बिट्राज, वो मुझे लगता है कि उसको रिगेन करने के लिए जो सबसे पहली चीज होगी कि डॉलर उनका कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। अदरवाइज कोई भी चीज जो कि मागा के अंतर्गत वहां बनेगी वो कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल मार्केट में नहीं होगी। तो उसके कारण हमने देखा कि काफी गिरावट डॉलर इंडेक्स में थी। और जिसके कारण की करेंसीज में आप देखें कि हमारे यहाँ भी यूएसडी आईएनआर 87.5 88 के आसपास था, वहां से घटकर 85 तक आ चुका था। काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब देखेंगे डॉलर पे, डॉलर इंडेक्स पे तकरीबन जो है 98 से लेकर 97 के बीच में, और वहां से हम एक रिबाउंड देख रहे हैं। तो और दूसरी चीज, अगर आप देखें कि यूएस की ट्रेजरी को देख लें तो वहां पर जो 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड है वो तकरीबन जो है हायर रेट पर बने हुए हैं, 4.35 के आसपास हैं। ऊपर में 4.5 4.6 तक हो गए थे, क्योंकि ऐसी खबरें थी कि जापान जो है उनके बॉन्ड्स को बेच रहे थे। अ, अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं या किसी भी सिनेरियो में टैरिफ वॉर में बॉन्ड यील्ड बढ़ जाते हैं तो वहां की इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं होता है। हम्म। मुझे लगता है कि ये कुछ चीजें हैं जिसके कारण कि एफआईआई ने जो है वापस से हमारे इकोनॉमी में, हमारे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से कॉन्फिडेंस दिखाया है। क्योंकि बदलती हुई अर्थव्यवस्था अगर आप देखें यूएस में, और यूएस में इंटरेस्ट रेट के ऊपरी स्तरों पर रहने के कारण आप देखें कि काफी विवाद भी चल रहा है यूएस फेड और ट्रम्प के बीच में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम करने को लेकर। हम्म। लेकिन अगर चाइना, जापान, जो कि एक सब्सटैंशियल चंक यूएस ट्रेजरी में उनके पास है, वो अगर इसको हथियार बनाकर बेचना चालू करते हैं तो मुझे लगता है कि वहां पर ट्रेजरी के जो यील्ड हैं वो काफी हाई रहेंगे। और ये सारी चीजों को भापते हुए मुझे लग रहा है कि एफआईआई वापस आए हैं हमारे देश में। और हम्म। आप दूसरी तरफ देखें कि टैरिफ वॉर जो इंडिया पे है, हम्म। उसमें भी इंडिया को काफी एज है। क्योंकि जितने भी जो है कह लें कि दुनिया की ताकतें हैं, उसमें सबसे कम टैरिफ जो है इंडिया पे लगा है, आप देखें एक तरह से। तो वो ये तमाम कुछ रीजंस हैं जिसके कारण कि एफआईआई मुझे लग रहा है कि लौट के आ रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा फंडामेंटल रीजन है कि वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव थे हम्म। निचले स्तरों पर 22,000 के आसपास। तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे लगता है कि एफआईआई ने वापस से कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। सर वैसे देखा जाए तो 9 अप्रैल के बाद से एफआईएस की वापसी हुई है इंडियन मार्केट्स में, और वो भी तब जब पॉज किया गया था टैरिफ्स को 90 दिन के लिए। तो अगर हम पहले इसी चीज़ को समझ लें कि जो 90 दिन का पॉज आया था उसमें ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि जिस तरह से बॉन्ड्स में बिकवाली हुई थी यूएस में, और जो 10 साल की ट्रेजरी यील्ड वहाँ पे उछली थी, उस वजह से मजबूरन ट्रम्प साहब को ये फैसला लेना पड़ा अपने जो टैरिफ्स लगाए गए थे उसको वापस लेने का या फिर पॉज लगाने का। आप किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि अगर हम यूएस की ट्रेजरीज की बात करें, जो यूएस के बॉन्ड्स हैं वो या तो चाइना के पास ज़्यादा है या फिर यूके के पास ज़्यादा है। एक थॉट ये भी चल रहा था कि चाइना की ओर से ही शायद ट्रेजरीज यानी कि जो यूएस के बॉन्ड्स हैं वो डंप किए गए हैं, जिससे दोबारा इनके जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो ऊपर आए, जिस वजह से मजबूरन ट्रम्प साहब को अपना जो फैसला लिया गया था उसे वापस खींचना पड़ा या फिर 90 दिन के लिए पॉज करना पड़ा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, ये बातें काफी रैशनल लगती हैं मुझे लगता है कि, क्योंकि अगर टैरिफ वॉर के कारण अगर आप देखें यूएस में अंदरूनी काफी बातचीत हो रही थी और काफी ट्रम्प को प्रेशर था इंटरनली कि ये जितना भी डिसरप्शंस हो रहे हैं हम्म। बेसिकली उसका खामियाजा ज्यादा से ज्यादा यूएस को होगा। और आप देखें कि जब से टैरिफ लगा है सबसे ज्यादा मार्केट भी यूएस के ही गिरे थे। ये तमाम रीजन मुझे लगते हैं कि, और दूसरी जो ट्रेजरी यील्ड की बात है, क्योंकि सरकार के पास इतनी ज़्यादा डेट है, पब्लिक डेट है, उसको रोल ओवर के लिए काफ़ी दिक्कत होगी उनको। और ये तमाम चीज़ें थी कि इंटरनल प्रेशर, दूसरा जो है उसका कॉस्ट प्रेशर की ट्रेजरी यील्ड पे इतना बड़ा कॉस्ट होगा रोल ओवर को लेकर। तो मुझे लगता है कि ये जो है बैक ट्रैक किया है उन्होंने। एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, एक साथ तो वो कह नहीं सकते कि मैं इससे पीछे जा रहा हूँ। तो काफी ज्यादा जो है इनकी लिपअप होती होगी पूरी दुनिया में। तो मुझे लगता है कि वो 90 डेज का एक पॉज लिया है उन्होंने। तो ये फर्स्ट साइन ऑफ बैक ट्रैक है कि ये बैक ट्रैक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस बीच में जो है नेगोशिएट कर लिया जाए और सारी चीजों को इनलाइन कर लिया जाए। सर 90 दिन का पॉज इन्होंने 9 अप्रैल को बोला था। अब तो ये चाइना को छोड़ के ये पॉज बोला गया था। अब तो चाइना को लेकर भी देखा जाए तो अच्छे अच्छे बयान आने लगे हैं। आज सुबह ही हम आपको बता भी रहे थे ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट में
कि यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है कि यूएस चीन के बीच में जो टैरिफ वॉर है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, यानी कि जो एस्केलेशंस हैं वो सॉफ्टनिंग हो सकती है उसमें, या फिर जो कड़वाहट है वो कम होती हुई नज़र आ सकती है। इनफैक्ट ट्रंप दूसरी तरफ जेरम पॉवेल पे भी निशाना साधे हुए थे इस बात को लेकर कि आप दरें कम कीजिए नहीं तो आपको हटा भी देंगे, ऐसे भी बयान निकल के सामने आ रहे थे। तो टारगेटिंग हो रही थी, हालांकि मौखिक बयान ही निकल के सामने आ रहे थे। ट्रंप ने तो ये भी यहाँ तक कह दिया है कि चीन पर 145% के जो टैरिफ्स हैं वो नहीं लगते हुए नजर आएंगे। तो साफ तौर पे इंडिकेशंस इसी तरह के हैं कि चाइना, जिसको स्पेयर कर दिया गया था, जो पॉज लगा था 90 दिन का, अब उनकी तरफ भी आप देखेंगे तो जो सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंस है वो यूएस की ओर से साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। आपका क्या कहना है सर इस बात को लेकर, क्योंकि इसी बात के ऊपर ही एफआईएस के जो फ्लोज है वो सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे ये निर्भर करेंगे, क्योंकि जब 90 दिन का पॉज लगा था तो चाइना को इससे बाहर रखा गया था और हमारे देश में जो एफआईएस का फ्लो आया है वो इसी वजह से आया है कि हमें इसका फायदा मिलेगा, जैसा आप इंडिकेट कर भी रहे थे। अब जब चाइना की तरफ सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंस हो रहा है तो क्या एफआईएस वापस तो नहीं रुख चाइना की तरफ कर लेंगे? हमारे मार्केट्स में जो फ्लोज आ रहे हैं इनका क्या भविष्य आपको नजर आता है? ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे मार्केट में जो फ्लो हैं वो आएंगे, क्योंकि ग्रोथ डेफिनेटली इंडिया में ज़्यादा रहने की है, क्योंकि चाइना+1 ये क्लियर इंडिकेशंस जो है यूएस और इंडिया के बीच जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स की बातें चल रही हैं और जो जो भी जो है मीडिया न्यूज़ में आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पर चाइना+1 पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि सप्लाई चेन जो है अगर किसी एक कंट्री पे ज़्यादा होगी तो डिपेंडेंसी अगर ज़्यादा होने के कारण वो कभी भी जो है किसी भी इकोनॉमी के लिए रिस्क ज़्यादा हो जाता है। मुझे लगता है कि इंडिया में चूंकि वैल्यूएशन अच्छे थे और काफ़ी अच्छी तरह से बातचीत चल रही है हमारी, काफ़ी अगले दौरों पे हैं हम, जहाँ पर कि बायलैटरल एग्रीमेंट होगी, काफ़ी इंडिया ने माना भी है कि हम वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेंगे भी। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र मुझे लगता है कि एक तो वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, और दूसरी चीज़ जो है ऑप्टिमिज्म है कि आने वाले टाइम पे अगर इंडिया की लीडरशिप इसी तरह रही तो मुझे लगता है कि ये लोग कोई भी जो है ब्रेक थ्रू कर लेंगे और हमारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे ग्रो करेंगी। हाँ, चाइना की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि देखिए अगर प्राइमा फेसी मुझे ऐसा लगता था बराबर की, क्योंकि इतना बड़ा डिपेंडेंसी है चाइना पे यूएस की, उसको रातों रात बदलना बहुत मुश्किल होगा। जरूर ये कह लें कि एक तरह से सोल्डरिंग कर रहे थे कि किसी भी तरह से चाइना को नेगोशिएट किया जा सके और उनको जो है इस बात से मना लिया जाए कि चाइना भी यूएस से जो है परचेज करें, लेकिन चाइना भी अड़ गया था। तो मुझे लगता है कि और ये रातों रात या कह लें कि कुछ दिनों के अंदर ये चीज़ें होना काफ़ी मुश्किल है। चाइना भी इस बात को समझता है कि वहाँ जिस प्राइस पर वो चीज़ें प्रोडक्ट को मुहैया कराता है, तो वहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वहाँ का इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ बढ़ जाएंगे, दूसरी चीज़ें या तो इंटरनल जो है काफ़ी डिस्प्यूट रेज हो जाएंगे आपस में कि हमें जो सस्ती चीज़ें मिल रही थी, ऐसी लीडरशिप चेंज हुई है जिसके कारण कि ये सारा डिसरप्शन हुआ है। तो आइदर इंटरनल प्रेशर होगा या इन्फ्लेशन के दबाव होंगे। तो ये एक पर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली ऐसा लग रहा था, होते हुए भी नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि चाइना और यूएस डेफिनेटली बैठेंगे और कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता जरूर निकलेगा, और शायद कुछ दूर हों ये सारे नेगोशिएशंस, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस मुझे लगता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, यूएस ये ज़रूर चाहता है कि चाइना जिस तरह से ग्रो कर रहा है, शायद जो है उस पे चाइना+1 या 2 या 3 कुछ ऐसी नीति बनाई जाए जिसपे कि डिपेंडेंसी चाइना पे कम की जा सके। आप कुछ सेक्टर्स कह भी रहे थे सर कि बैंकिंग फाइनेंशियल काफ़ी मजबूत है। हमारी भी लगातार जिन एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है वो यही कह रहे हैं कि इस बार ये जो फ्लोज हैं एफआईएस के वो सस्टेनेबल नज़र आते हैं और कुछ सेक्टर्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब Q4 के जो अर्निंग्स अभी तक हमने देखी हैं वो भी यही इशारा कर रहे हैं कि शायद एक रिकवरी के पाथ पर हम आ जाएंगे। भले ही बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं आएंगे जिस तरह की हमने अर्निंग्स डी ग्रोथ देखी थी पिछली कुछ तिमाहियों में, लेकिन हाँ एक स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी और आने वाली कुछ तिमाहियों से शायद अर्निंग्स में कुछ रिकवरी भी आपको सस्टेनेबल रूप से दिखेगी। सेक्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें बैंकिंग फाइनेंशियल, जैसे आपने भी हाईलाइट किया, 2 दिन से हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी हमारा नए रिकॉर्ड हाइस बना रहा है। उसके साथ साथ कुछ कैपिटल मार्केट प्लेस जैसे बीएसई हुआ, सीडीएसएल हुआ, या फिर जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस हुए, के फिनटेक जैसी कंपनियां हुई, ये लाइमलाइट में है, डिफेंस फोकस में है, जो कंज्यूमर्स
से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत फिलहाल के लिए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं सर कि लो लेवल्स पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा या फिर आपको खरीदारी करनी चाहिए मार्केट में, मिस नहीं करनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आपके मन में है, आपके रडार पे हैं, जो कि ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं? आईटी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है, नंबर्स के बाद हम देख रहे हैं कि अब वहाँ पे लो लेवल से बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, हालांकि एफआईएस लगातार उसमें बिकवाली कर रहे हैं। तो आपकी किन सेक्टर्स पे नज़र है? अगर कोई मिस ना करे तो कहाँ से शुरुआत करे अगर कोई फ्रेश करना चाहे तो? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं अभी संदीप जी, तो हम ऑलरेडी एक चीज़ मिस कर चुके हैं, वो कि बैंकिंग है। जो कि आप देखें कि बैंकिंग इंडेक्स एक नई हाई पे है। हम्म। उसके पीछे काफ़ी जो है रीजंस हैं। एक तो है कि आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आ चुका है, तो कॉस्ट जो है डिपॉजिट्स के कॉस्ट कम हो चुके हैं। और एट द सेम टाइम जो है, अगर बैंक के कॉस्ट कम हो रहे हैं तो बैंक की लेंडिंग रेट्स भी कम हो रहे होंगे। और वो लेंडिंग रेट्स अगर कम होते हैं तो हमारे टोटल जो इकोनॉमी में जितने भी बोरोवर हैं उनका जो है कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा, और उनका जो है कैश फ्लो बढ़ जाएगा, उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, ये सारी चीज़ इंक्रीज होगी। और इनफैक्ट ये परकुलेट होगा ईपीएस में, निफ्टी के, या फिर कह लें कि निफ्टी 500 के, ये सारी चीज़ें परकुलेट होंगी और फिर इनकम आपको अच्छी दिखेगी। तो मुझे लगता है कि पहला बैंकिंग है। आप देखें, आप कह लें जितने भी बेलवेदर बैंक्स हैं उसमें आप अ, पिछले कुछ कह लें क्वार्टर्स में एक तो हो रहा था कि इनके थोड़े से एनपीए जरा सा बढ़ रहे थे, और इनकी जो है स्लो हो रही थी लेंडिंग का, जो लोन ग्रोथ जिसे हम कहते हैं वो थोड़ी स्लो थी, क्योंकि आरबीआई की बहुत सारी चीज़ें थी कि वो अपने पर्सनल लोन्स पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, उस पर काफ़ी उन्होंने शिकंजा कसा था। डिपॉजिट्स जो है वो धीरे धीरे चल रहे हैं ऊपर की तरफ। और अगर इंडिया की तीन चार बैंकों को देख लें, मैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है एज सच कि इन्हीं बैंकों को आपको देखना चाहिए, बट जस्ट व्यूअर्स के लिए एक जो है पॉइंट ऑफ डिस्कशन मैं कर रहा हूँ कि आप देखें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो आमदनी है वो रिलायंस से ज़्यादा है पूरे साल की, लास्ट ईयर की अगर आप देख लें। एचडीएफसी की जितनी भी आमदनी है वो तकरीबन रिलायंस से थोड़ा कम है। हम्म। और एसबीआई का मार्केट शेयर कितना है, 7 लाख करोड़ के आसपास का है। रिलायंस 17 लाख करोड़ के आसपास का है मार्केट कैप। तो ये जो गैप है आप देखें, और यानी कि 50 लाख करोड़ के आसपास की डिपॉजिट्स है, 40 लाख करोड़ का लोन बुक है स्टेट बैंक का। तो ये जो गैप है, तो ये सारे गैप के कारण मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो कि वैल्यूएशंस, मार्केट कभी कभी इरेटिक वैल्यूएशंस करते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, बट ये गैप के कारण मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। दूसरी चीजें, लोन ग्रोथ थोड़ा टेपर्ड हुआ है इस साल, लेकिन आने वाले टाइम पे धीरे धीरे जो है वो लोन ग्रोथ भी होगा। तो बैंकिंग एज सच मुझे पहला लग रहा है। दूसरा, आप मैन्युफैक्चरिंग एज एज अ सेक्टर ना देखें, एज अ थीम देखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इंडिया में जो भी कंपनियां अपनी कैपेबिलिटीज बिल्ड करने के लिए पैसे लगा रही हैं, उन सब देखें। नए नए, जैसे कह लें कि सेमीकंडक्टर के सेक्टर हों, या कोई भी कंपनी, कोई किसी भी सेक्टर में जहां पर ग्रोथ दिख रही हो आपको, मैन्युफैक्चरिंग, एज ए मैन्युफैक्चरिंग में सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। दूसरी, एपीआई वाला जो सेक्टर है वो भी थोड़ा ठीक लग रहा है। हॉस्पिटल एज सच मुझे लगता है कि जितने भी हॉस्पिटल हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर कि आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो एपीआई मतलब फार्मा और हॉस्पिटल, तो कुल मिला के हेल्थ केयर सेक्टर की बात आप कर रहे हैं कुल मिलाकर? तो देखिए, मैं फार्मा एज सच मैं नहीं बता रहा हूँ। हम्म। एपीआई या फिर क्रैम्स, जहाँ सीडीएमए जो है बेसिकली, वो सेक्टर मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। प्राइसिंग ठीक हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी कैपेबिलिटीज बिल्ट हुई हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पर काम काफ़ी अच्छे हो रहे हैं भी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक तो बैंकिंग फाइनेंशियल, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा एपीआई, खास तौर पे जो कंपनियां चूरन बनाती हैं, दवाई के लिए जो चूरन होता है वो बनाती हैं, और चौथा हो गया हेल्थ केयर, यानी कि जो हॉस्पिटल स्पेस है, यहाँ पे आपको लगता है कि पैसा बन सकता है? डिफेंस और एनर्जी भी आप देख सकते हो। डिफेंस में भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर देखा जा सकता है। हम्म। एनर्जी सेक्टर में है, वहाँ देखा जा सकता है। ट्रांसमिशन लाइनें कंपनियां जो बिछाती हैं ईपीसी में जो हैं, वहाँ पर देखा जा सकता है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम्म। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एज ए होल अगर आप देख लें, स्मार्ट मीटर, या फिर आप कह लें कि जो ट्रांसमिशन बिछा रही हैं ईपीसी वाली जो कंपनियां हैं,
वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखती है कि यहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती ओके तो कुल मिला के बैंकिंग फाइनेंशियल जिसका इंडेक्स हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि 2 दिन से नए रिकॉर्ड हाइज बना रहा है, वहाँ पे पैसा बनने के मौके हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्पेस की कंपनियाँ, एपीआई फार्मा एज अ होल नहीं, केवल एपीआई जो कंपनियाँ बनाती हैं, हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल स्पेस की जो कंपनीज हैं, डिफेंस और एनर्जी में भी खासतौर पे पावर जिसमें ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई जो स्मार्ट मीटर्स बनाने वाली कंपनीज हैं, यहाँ पे हो सकता है कि बाज़ार में जो पैसा है वो बनता हुआ नज़र आ सकता है।